अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि जब मैं अगली कक्षा में मिलूंगा तो इस अध्याय को समाप्त करूंगा, यानी कि अगली कक्षा जो होगी वो अंतिम कक्षा होगी। तो अब हम लोग उस अंतिम कक्षा में आ चुके हैं जहां पर हम लोग अर्थ इन द सोलर सिस्टम को अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखते हुए समाप्त करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 88 पर हैं हम लोग, जो सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, अदर सेलेस्टियल बॉडीज की, बाकी जो आकाशीय वस्तु है अब उसकी बात करेंगे। बहुत सारे आकाशीय वस्तु की बात कर ली, अब इन 3 आकाशीय वस्तु की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्षुद्र ग्रह यानी कि क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे या फिर छोटा तारा की बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में एस्टेरॉइड कहते हैं। दीज आर अ स्वार्म or rock piece that lie in the belt between the orbit of Mars and Jupiter। ये जो एस्ट्रॉइड है यानी कि क्षुद्र ग्रह है या फिर क्या छोटा तारा है, दीज आर द स्वार्म ऑफ रॉक पीस। ये रॉक पीस यानी चट्टान, ये सब चीजों से बना हुआ है, जो कि कहां पर पाया जाता है तो मंगल और जुपिटर के बीच में, यानी कि मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच में पाया जाता है। क्योंकि सबसे पहले मरकरी, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर का सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस का नेपच्यून। तो ये जो है यहां पर पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, अब आगे ये क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं। लाइक द प्लैनेट, जैसा कि ग्रह में होता है, दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी जो है क्षुद्र ग्रह भी जो है ये सन के कहीं रिवॉल्यूशन करते हैं। दे आर believed to be fragments of a planet which exploded and disintegrated after its birth। और यह माना जाता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह, जो छोटे तारे हैं, ये प्लैनेट यानी कि ग्रह के अलग अलग टुकड़े हैं, जो कि किसी समय में जब जन्म हो रहा था इन प्लैनेट्स का, उस समय जब एक्सप्लोजन और ये सारी चीजें हो रही थी, उस समय ये अलग अलग टूटकर बिखर गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। Out of over 1 lakh asteroid, nearly 4,000 have been identified। माना जाता है कि लगभग 1 लाख एस्ट्रॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उसमें से 4,000 क्षुद्र ग्रह को हम लोगों ने अभी तक खोज लिया है। However, their total mass is not more than a few hundred of the mass of the moon। हालांकि अगर इनके वजन की बात करें तो इनका पूरा वजन जो है इज नॉट मोर देन फ्यू हंड्रेड ऑफ द मास ऑफ द मून। जो मास ऑफ द मून है, मून का जो वजन है उसके उससे जो सैकड़ा या फिर उससे जो थोड़ा सा ज्यादा वजन है, उससे ज्यादा इन सब का वजन नहीं है, मास नहीं है। यानी कि जो एस्ट्रॉइड हैं इनके जो मास यानी कि जो वजन की बात करें तो ये सब ज्यादा वजनीय नहीं है। सेरेस इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, नियरली 700 किलोमीटर अक्रॉस इन डायमीटर। सबसे बड़े एस्ट्रॉइड की बात करें, जो हम लोगों ने 4000 एस्ट्रॉइड खोज रखा है आउट ऑफ 1 लाख, अबाउट 1 लाख, उसमें जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है जिसका नाम हम लोगों ने सेरस रखा है, जो नाम जिसका सेरस है वो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है, जिसका डायमीटर 700 किलोमीटर है। डायमीटर कैसा होता है ये हम लोगों ने देख रखा है। अब हम लोग बात करेंगे उल्का का। अब बात करेंगे एक और सेलेस्टियल बॉडी मेटियोर्स का। लिखा हुआ है The other name used for them is shooting star। meteors को हम लोग shooting star भी कहते हैं। meteor resemble flashes of light in the sky। meteor जो है वो एक तरीके से आसमान में अलग अलग तरीके के प्रकाश के तौर पर दिखता है। When a small piece of rock or dust meteorite is drawn from its revolution around the sun into the earth's atmosphere at a speed of about 70 किलोमीटर पर सेकेंड, इट बर्न्स। अब कहा गया है कि जब एक छोटा सा टुकड़ा चट्टान का या फिर मेट्रॉइड का, जिसको हम लोग धूल या डस्ट कहते हैं, इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स रिवॉल्यूशन, अगर जब ये सन के मेटियोर जो है वो सन का रिवॉल्यूशन कर रहा है, अगर उसमें से निकाल लिया जाए इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, धरती के वातावरण में, और अगर उसका स्पीड 70 किलोमीटर पर सेकेंड हो तो वो जल जाएगा। फ्रिक्शन विथ द एटमॉस्फेयर बिगिन एट अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर, इसका जो फ्रिक्शन है यानी कि मेटियोर्स की बात करें, उल्का की बात करें, इसका जो फ्रिक्शन घर्षण और वगैरह जो है वातावरण के साथ
ये बिगिंस एट अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यह धरती के सतह से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर होता है, ऊपर की बात है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 89 पर आ चुके हैं। लिखा हुआ है द बर्निंग पीस कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, यही जो बर्निंग होता है, यही जो जलता है, इसी से लाइट का फ्लैश होता है, लाइट आता है, प्रकाश चमकता है। सम मेट्योर्स में नॉट बर्न आउट कंप्लीटली, कुछ मेट्योर जो है पूरे नहीं जलते हैं, एंड दस रीचेज द अर्थ सरफेस, और वो धरती के सतह पर पहुंच जाते हैं, और इनको हम लोग मेट्रोइड्स कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे धूमकेतु की, बात करेंगे कॉमेट्स की। द वर्ड कॉमेट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोम, कॉमेट शब्द यानी कि COMET जो है वो ग्रीक शब्द KOME से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स हेयर ऑफ द हेड, सर का बाल, सिर का बाल। दे समटाइम अपीयर इन द स्काई एज ब्यूटीफुल शाइनिंग बॉडी, ये कभी कभी आसमान में दिखते हैं एक तरीके से बहुत आकर्षक, सुंदर और चमकीले तत्व के तौर पर। दे आर मेड अप ऑफ आइस, गैस एंड डस्ट, और ये जो है ये बने होते हैं बर्फ, हवा और धूल से। एज दे अप्रोचेज द सन, जैसे जैसे ये सन के पास यानी कि सूर्य की तरफ पहुंचते हैं, द फ्रोजन सरफेस स्टार्ट टू इवेपोरेट फॉर्मिंग अ क्लाउड, ये जो जमा हुआ जो सतह होता है वो धीरे धीरे सूर्य की गर्मी के कारण से इवेपोरेट यानी कि वाष्प बनने लगता है, हवा में उड़ने वाला जो स्थिति है वो बन जाता है, और जिसके कारण से क्लाउड यानी कि बादल बनते हैं गैस के और डस्ट के, विथ टू टेल्स, और जिसका दो पूंछ होता है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है हेलिज कॉमेट का। दैट इज हाउ अ कॉमेट इज फाउंड, और इसी आधार पर कॉमेट जो है, धूमकेतु जो है वो बनता है। सोलर विंड फोर्स द गैस बैक अलोंग विथ सम डस्ट टू फॉर्म ग्लोइंग टेल, और ये जो सोलर विंड जो सौर हवाएं होती है, यही फोर्स द गैस बैक, यही जो है ये गैस को, हवा को पीछे वापस भेजती है, अलोंग विथ सम डस्ट, कुछ धूल के साथ, और यही इसके ग्लोइंग टेल, चमकीले पूंछ का निर्माण करता है। कॉमेट्स विजिट द सोलर सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम फार बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून एंड प्लूटो, कॉमेट्स जो होता है, धूमकेतु जो होता है, वो विजिट द सोलर सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये समय समय पर सौर मंडल में आता है, फ्रॉम फार बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ, और ये सारी चीजें जो आती है ये बहुत नेपच्यून और प्लूटो से बहुत दूरी के आधार पर बहुत दूर से आता है। सम अपीयर, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं कॉमेट्स की, सम कॉमेट अपीयर एट वेरी रेगुलर इंटरवल सच एज द हेलिज कॉमेट विच रीअपीयर एवरी 76 ईयर्स, कुछ प्लैनेट जो हैं वो बहुत एक खास अंतराल पर वापस आते हैं, जैसे एक नाम है हेलिज कॉमेट का, जो कि हर 76 साल पर माना जाता है कि वापस आता है। कॉमेट्स एंकल टेक्स 3.3 ईयर टू ऑर्बिट द सन, कॉमेट जो है 3.3 वर्ष यानी कि 3 वर्ष और यहां पर 3 महीने की बात कर रहे हैं, इतना समय लगता है सन के ऑर्बिट में आने में। टेक्स 3.3 ईयर टू ऑर्बिट द सन। कॉमेट केलेमोला, एक और कॉमेट के नाम का बात हो रहा है, जैसे हेलिज कॉमेट की बात कर रहे थे, अब हम लोग केलेमोला कॉमेट की बात कर रहे हैं। विजिट द सोलर सिस्टम वंस इन एवरी 11 ईयर, ये हर 11 वर्ष में एक बार सोलर सिस्टम में, एक बार सौर मंडल में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अध्याय तो हम लोगों ने समाप्त कर लिया, अब हम लोग वर्ड ट्रिजर पर आते हैं, कुछ शब्दों पर आते हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह, a planet that is smaller than the other and much larger than a satellite or moon, वैसा प्लैनेट ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है जो कि बाकी प्लैनेट की तुलना में बहुत छोटा होता है, लेकिन बाकी जो उपग्रह होते हैं और जो मून है यानी कि चंद्रमा से ये बहुत बड़ा होता है। और ड्वार्फ प्लैनेट जो हम लोगों ने देखा था प्लूटो की बात की थी, जो अब हम लोगों ने कहा कि अब वो हमारे प्लैनेट के तौर पर अब हम लोग उसको नहीं देखते हैं, नहीं मानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज द एवरेज रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन विच इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है एक रेडियल डिस्टेंस, रेडियल दूरी का एवरेज यानी कि का औसत रेडियल दूरी, जो कि अर्थ यानी कि हमारे प्लैनेट अर्थ, हमारा ग्रह
धरती और हमारे सौर मंडल का मुख्य एलिमेंट सन, इन दोनों के बीच का होता है डिस्टेंस, और जो कि माना जाता है 150 मिलियन किलोमीटर है। ये एयू कहलाता है। एयू का मतलब एवरेज रेडियल डिस्टेंस, जो कि बिटवीन अर्थ एंड सन होता है, और यह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर माना जाता है। शिक्षक के तौर पर मुझे जो इस अध्याय में पढ़ाना था, एक शिक्षक को जो इस अध्याय में पढ़ाना था, वो चीजें अब हो गई कंप्लीट। अब विद्यार्थी के तौर पर अब आप लोगों से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हुए हैं, जहां पर यह जांचा जाएगा कि आपने इस अध्याय को कितना समझा, कितना नहीं समझा। तो अब इस आधार पर आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके उत्तर आप लोग को देने हैं। प्रश्न के प्रकार अलग अलग हैं। पहला प्रश्न के प्रकार में अलग अलग 4-4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं हर प्रश्न के, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। जबकि दूसरे प्रकार के प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में देना है। एक हॉट्स वाला सेगमेंट है, जहां पर 2 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। जबकि तीसरा जो प्रकार का प्रश्न है, जहां पर 6 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, ये सारे को आपको पढ़ने हैं और बताने हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। हर प्रश्न को आपको पढ़ना और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगला जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों प्रश्न में एक एक स्थान रिक्त है, आपको उसको फिल करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न प्रकार 5 की बात करें तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। यहां पर 6 चीज लिखी गई हुई है, आपको यहाँ पर बताना है कि किसके बारे में लिखा गया हुआ है, कहा जा रहा है। हम लोग पृष्ठ संख्या 91 पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर है टेबल, सोलर सिस्टम का यहाँ पर डेटा दिया गया हुआ है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया हुआ है, यहाँ पर एक डाटा दिया गया हुआ है कि आखिर चीजें जो है वो कैसे सोलर सिस्टम में कार्य करती है। तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और अर्थ का मून। डिस्टेंस फ्रॉम सन, अब सन अपने से तो 0 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। मरकरी 57.9 किलोमीटर की दूरी पर है सन से। वेनस जो है 108.2 किलोमीटर की दूरी पर है, 149.6 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्थ, मार्स का अलग दूरी है। इसी तरीके से सारे दूरी दिए गए हुए हैं। रोटेशन पीरियड इन अर्थ डे के आधार पर, पृथ्वी दिवस के आधार पर यहाँ पर कितना समय लगता है रोटेट करने में, ये चीज दिया गया हुआ है। रोटेशन अपने एक्सिस पर होता है, रिवॉल्यूशन सन के अराउंड होता है या अपने होस्ट प्लेनेट के अराउंड होता है। तो रिवॉल्यूशन पीरियड यहां पर दिया गया हुआ है कि सन के अकॉर्डिंग अराउंड जो है ये प्लेनेट कितने दिनों में रिवॉल्व करते हैं। तो सन तो अपने में रिवॉल्व तो की बात आएगी तो 0 हो गया, बाकी सबके यहाँ पर ईयर्स दिए गए हुए हैं, डेज दिए गए हुए हैं अर्थ के आधार पर। और किसके कितने मून है, किस प्लेनेट में कितने मून है, वो यहाँ पर दिया गया हुआ है। सबसे अधिक मून जो है वो जुपिटर में है, जिसकी संख्या 62 है। अब यहां पर ये टेबल को आप लोगों को पढ़ना है और इस टेबल को पढ़ के यहां पर उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। इसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर एक प्रश्न दिया गया हुआ है और एक्टिविटी जोन में 1 प्रश्न और 2 प्रश्न, यानी कि 91 पर 1 प्रश्न और 92 पृष्ठ पर दूसरा प्रश्न दिया गया हुआ है। इसको आपको पढ़ने हैं और इसका उत्तर देना है, यानी कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद एक फ्लो चार्ट आता है, जहां पर पूरे अध्याय को समराइज किया गया हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर सारा कुछ यहां पर दिया गया हुआ है, जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक बार इसको देखना होगा अपने पुस्तक में, एक बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक बार पूरे अध्याय को निचोड़ देगा, यानी कि एक बार पूरे अध्याय को समझा देगा। पृष्ठ संख्या 92 पर है ये सारी चीजें। जैसे ही हम लोग पृष्ठ संख्या 93 यानी कि अगले पृष्ठ पर बढ़ते हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाती है। एक नए अध्याय देखने को मिलता है, जो कि अध्याय संख्या 10 है, यूटिलिटी ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स, यानी कि ग्लोब और मैप की क्या आवश्यकता है, क्या अनिवार्यता है, क्या जरूरत है। इन सारे चीजों की बात हम लोग इस नए अध्याय संख्या 10 में करेंगे। यानी कि हम लोगों का पृष्ठ संख्या 92 पर अध्याय संख्या 9 जो है वो समाप्त हो चुका है। यह अध्याय समाप्त हो गया। जैसा कि मैं हर अध्याय के अंत की कक्षा में और उसके भी अंत में मैं यही कहता हूं कि अगर कोई भी चीजें, उसी को मैं दोहरा रहा हूं कि अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या आए,
चाहे वो प्रश्न के उत्तर को करने में हो, चाहे कंसेप्ट को समझने में कोई समस्या आया हो, इस अध्याय का, इससे पहले के जो मैंने अध्याय पढ़ा है उसका, या फिर कोई भी अध्याय जो एसएसटी से जुड़ा हुआ हो, या फिर अलग अलग जो अध्याय हो, तो आप मुझसे उस समस्या का समाधान, उस प्रश्न का के बारे में पूछ सकते हैं पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट होकर। साथ ही साथ आप पीएसबीआई से एफिलिएटेड जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहां के शिक्षक की भी सहायता लेकर अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो अब मैं इस कक्षा को यहीं पर देता हूं विराम। मिलूंगा अगली कक्षा में एक नए अध्याय संख्या 10 के साथ।